पिक्चर चालू करो बे। जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तुड़ा हाथेर वाला থাকে যদি সিটি বলেছেন দিয়ে যাবেন তাতে সমান সমান তোমরা বাদাম পাবেন। বাদাম বাদাম দাদা का चाह बादाम। इंडिया क्यों कह रहा है कि मैं दोबारा फिर वो आऊंगा? जो हमारा है ना, वो जो आर्मी पर्सन है जिसने उधर जाके धमाका किया, वो कहता मेरा तो पेट्रोल फ्यूल खत्म हो गया था। मेरा फ्यूल होता तो मैंने तो मोदी का भी घर उठा के आना था। ऐसे बोला था उसने? जहरी बात है। मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं इतनी। अच्छा, इंडिया कह रहे कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ अभी। कुछ भी नहीं होता, बस झूठ है सब। इंडिया दोबारा नहीं आएगा? नहीं आएगा, झूठ है। क्यों नहीं आएगा वो? बस डर गया वो पाकिस्तान से। अच्छा जी। कैसे ये जंग जीती हमने? बस वो हमारा इधर से हमारे 5 जहाज गए उधर तबाह करके आए हैं। 5 से 7 घंटे में उन्होंने पूरा इंडिया तबाह, आधा इंडिया तबाह कर दिया। और क्या करे? ऐसी खबरें इंडिया में तो नहीं है। सब कुछ है पर वो इंडिया शो नहीं कराता। अच्छा, इंडिया शो नहीं करा रहा? जी। और वो कहते हैं हमने भी पाकिस्तान के बड़ी एयर बेसिस पे अटैक किया, तो फिर पाकिस्तान भी नहीं तो शो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हुआ, सब झूठ है। राहुल गांधी अपने पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर पाकिस्तान का राग अलाप रहे थे। राहुल गांधी का कहना था कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही पाकिस्तान को ऑपरेशन की जानकारी दे दी थी, लेकिन उन्हीं के हैंडलर DGISPR ने ही उनकी बातों को फैक्ट चेक कर दिया है। इंडिया में ओपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी। उन्होंने एक वीडियो शेयर की जो इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं एस जयशंकर की। उस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो इंडिया ने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था प्रायर टू दीज स्ट्राइक्स। Did it happen? I think this is again part of that amusement that is going on in the Indian media. खुद पाकिस्तान की आर्मी राहुल गांधी को झूठा बता रही है। राहुल गांधी ने देश की जनता को अपने झूठ से एक बार फिर भड़काने का प्रयास किया, लेकिन राहुल गांधी उसमें भी सफल नहीं हो पाए। इतने बड़े सदमे से उबरने के लिए राहुल गांधी को कहीं एक और थाईलैंड का दौरा न करना पड़ जाए, इस बात की चिंता पवन खेरा को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वाह, बहुत नीचा आदमी। या तो नीचे धरती में कोई न होएगा। राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में कांग्रेस सरकार की सारी गारंटी पूरी करने का दावा किया, जो कि सच के एकदम उलट है। वायदा हमने आपको 5 गारंटी का किया था, मगर सच्चाई में हमने आपके लिए 6 गारंटी की है। सच तो ये है कि कांग्रेस ने जब से सत्ता संभाली है तब से कर्नाटक की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। कर्नाटक कर्ज लेने के मामले में दक्षिण भारत में नंबर 1 बन गया है। दूध, डीजल, बस किराया और बिजली सब महंगी हो गई। क्या राहुल गांधी की गारंटी कर्नाटक गरीब करने की थी? क्योंकि पूरी तो वही हुई है। और जहां राज्य की जनता महंगाई की मार खा रही है और खुद सरकार के पास विकास के लिए फंड नहीं है, तब सिद्धारमैया विधानसभा में रिक्लाइनर लगाने में पैसा बहा रहे हैं। शायद इन्हीं आरामदायक कुर्सियों में बैठकर सिद्धारमैया फिर गरीब जनता को और गरीब करने के लिए नई गारंटी सोच रहे होंगे। राहुल पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। राहुल जी झुके नहीं,
डरते नहीं हैं और पूरा देश आज समझ रहा है कि ये आदमी कभी नहीं झुकेगा। प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बनते, बहुत अच्छे, क्योंकि देश की गहराइयों को समझते हैं। और मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म की गहराइयां समझते हैं। अगर मोदी जी कल हिंदू धर्म पे डिबेट करें राहुल जी के साथ, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राहुल जी के सामने वो बोल नहीं पाए। हम इंडियंस हर चीज में पीछे रह सकते हैं, लेकिन एक चीज में हम हमेशा फर्स्ट रहेंगे, भेदभाव करने में। आपको हिंदी आनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए, तमिल आनी चाहिए, कन्नड़ आनी चाहिए, आपको तमिल आनी चाहिए। इतनी तेजी से साइंस के क्षेत्र में आविष्कार नहीं हो पा रहा, जितनी तेजी से ये भेदभाव के क्षेत्र में कर ले रहे हैं। धर्म जात इनको कम पड़ गया था, इन्होंने भाषा का भी जोड़ लिया। जब इंडिया पाक चल रहा था तो सभी भेदभाव करने वाले 3 दिन के लिए छुट्टी पर चले गए थे और देशभक्त बन गए थे। उसके बाद दे आर बैक टू नॉर्मल कि भाई अपना मेन काम शुरू करते हैं भेदभाव का, क्योंकि भेदभाव करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अब वहाँ बॉर्डर पर जवान देश के लिए लड़ सकते हैं, तो हम अपनी भाषा के लिए तो लड़ ही सकते हैं, क्योंकि वो शहीद तो इसीलिए हो रहे हैं ना कि हम सेफ रह सके और आपस में ही लड़के मर जाएं। किसी लोकल लैंग्वेज को ऑफिस में कंपलसरी करना समझ में आता है, क्योंकि आपको लोकल लोगों से डील करना पड़ता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, डिलीवरी वाले को पकड़ ले रहे हैं, गार्ड को पकड़ ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई तू रोजगार कैसे कर सकता है जब हम बेरोजगार हैं। तो लैंग्वेज की बात करते हैं ना, सबसे अच्छा स्टेट है मध्य प्रदेश, गुजरात। भाई इन्हें कोई नहीं फर्क पड़ रहा है। मध्य प्रदेश बिजी है पोहा बनाने में, पोहा खाने में। गुजरात बिजी है सब चीजों में, चीनी मिलाने में। उसके बाद फुर्सत मिलती है तो बिजनेस करने में। तुम भी कुछ अपना पैशन ढूंढ लो ऐसा। और दोगलापन देखो तुम इन लोगों का। ये कह रहे हैं कि लोकल लैंग्वेज में बात करो और अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं जहाँ पे लोकल लैंग्वेज और हिंदी बोलने में फाइन लगता है। और इन सब फालतू चीजों पे सबसे ज्यादा लड़ता कौन है? एक नेताना पहाड़ी आदमी, क्योंकि उसका तो काम ही यही है। दूसरा वो आदमी जिसके पास कोई काम ही नहीं है, बेरोजगार और नल्ला है। तो मैं कहना चाहती हूँ बेटा, जाति धर्म और भाषा के नाम पे बंटवारा ये नेताओं का काम है, उनको करने दो। तुम गरीब हो, तुम उस पे फोकस करो। और यार जिनके साथ भेदभाव हो रहा है ना, तुम भी ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। किसी के स्टेट में तुम जा करके फ्री में रह रहे हो, फ्री में खा रहे हो, रेंट थोड़ी ना देते हो और खाने के पैसे थोड़ी ना देते हो। तो सीख लो उनकी भाषा, कि वहाँ की भाषा बोलने से ही तो स्टेट का रेवेन्यू बनता है, काम करने से थोड़ी बनता है। तो क्या है ना, जो लड़ते हैं उनको तुम समझने की कोशिश करो। हो सकता है इंसान परेशान हो, कई बार इंसान जब परेशान होता है तो दूसरे को परेशान करता है, फालतू फालतू बातों पे लड़ता है। पूछ लो एक बार कि कोई दिक्कत है भैया, बीवी मारती है आपको घर पर, और तुम्हें सोचना बेचारे कभी स्टेट से बाहर निकले नहीं है, तो इन्हें कैसे पता होगा कि देश नाम की चीज है और उनका स्टेट भी इसी देश में आता है, भारत में, अमेरिका में नहीं। कोई बात नहीं, तुम समझ। मैच खेलने भारत में आना है, किताब बेचने भारत में आना है, गजल गाने भारत में आना है, हीरोइन हीरोइनों को काम करके पैसा कमाने भारत में आना है, इलाज कराने के लिए भारत में आना है, और शादी वहाँ करके बच्चे पैदा करके पालने के लिए भारत में आना है। तो सालों अलग देश बनवाया ही क्यों था? बस बम बनाने के लिए। और तो देखो, बम बनाने के बाद बम फोड़ने के लिए भी भारत ही आना है। इससे अच्छा है यहीं शामिल हो जाओ। बात तो सही है। बस नहीं चलता, भीख मांगने भी भारत ही आ जाए। मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। और वो फेक न्यूज क्या है कि जनाब हमारे जहाज गए और इंडिया के उन्होंने फला जाके जो है वो एयरबेस जो है वो तबाह कर दी, और वहां से इंडिया के जहाज आए और साढ़े वाले एंज करके निकल गए और एक भी गोली नहीं लग सकी। उनके पता नहीं इतने आ गए थे, हमारे इतने गए थे। अब मैं आपको असल बात बताऊं, पाकिस्तान का एक भी जहाज जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। पाकिस्तान का एक भी जहाज, पीएफ का, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक भी जहाज पाकिस्तानी हदूद से बाहर गया ही नहीं। एमी बैठ के बिला वजह बैठ के वीडियोस बनाई जा रहे हैं, ना कुछ पता है। वो गए, वो जाके दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जनाब वो ऊपर से उन्होंने बमबारी कर दी, तो वो कोई कह रहा है अमृतसर के ऊपर बमबारी कर दी, वो कहता है कहीं पे कर दी। और मेरे भाई, हमारा एक भी जहाज बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। पाकिस्तान भाड़ में जाए, भाड़ में जाए ना, हमको पाकिस्तान से क्या करना है? पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े, तुम उसको देखो। ये देश मेरा,
तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक। ये जो इंडिया है ना, पाकिस्तान पहले तरक्की कर रहा था, तो इंडिया पाकिस्तान की तरक्की से जलता है। पाकिस्तान तरक्की मतलब क्यों कर रहा है? इंडिया पाकिस्तान इंडिया से आगे जा रहा था, इसलिए वो जल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है जी। किस चीज में आगे जा रहा है बताएं जरा। हर चीज में आगे जा रहा था। अब ये चीज में कोई एक चीज बताएं। अब देखे, पाकिस्तान एटमी ताकत भी है, तो वो इंडिया भी है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा है। क्या एटमी ताकत? जी बिल्कुल। अच्छा। हमारे पास क्योंकि एटम बम बहुत ज्यादा है, और भी बहुत सारे मतलब जो कंडीशन है उसमें पाकिस्तान आगे है। कौन सी है? इसके अलावा कोई और बताएं जरा। और एजुकेशन में या फिर इकोनॉमी में या मेडिकल में, किस में? इकोनॉमी में पाकिस्तान इंडिया से आगे है, क्योंकि इंडिया में तो गुर्बत देख लें आप, बहुत ज्यादा गुर्बत वहाँ पे है। वहाँ पे तकरीबन 2 ही इदारे हैं, एक तो क्रिकेट है, एक या उनकी फिल्म इंडस्ट्रीज है। ये 2 ठीक है, बाकी सब फ्लॉप है, बाकी सब खत्म। हाँ बिल्कुल। राजनीति में घायल है कांग्रेस, क्योंकि मियां औरंगजेब की कायल है कांग्रेस। वक्फ बोर्ड की आत्मा है कांग्रेस, राष्ट्रवाद का खात्मा है कांग्रेस। हिंदुओं के लिए काल है कांग्रेस, भ्रष्टाचारियों के लिए माल है कांग्रेस। आतंकियों की सपोर्ट है कांग्रेस, घुसपैठिए का पासपोर्ट है कांग्रेस। झूठ की खटाखट है कांग्रेस, ठगों के लिए फटाफट है कांग्रेस। धूर्तों की एक चाल है कांग्रेस, 99 पर खुशी से लाल है कांग्रेस। धर्मांतरण का जाल है कांग्रेस, वक्फ का ख्याल है कांग्रेस। सनातन के लिए पाप है कांग्रेस, आतंकी की माई बाप है कांग्रेस। गद्दारों और जयचंदों की पार्टी है कांग्रेस, राजनीति की सबसे खतरनाक बीमारी है कांग्रेस। हमसे दूरी बनाओ, देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाओ। देश के नेताओं के ऊपर एक मुसीबत आ गई है, उन्हें मिनिस्टर और गवर्नर नहीं बनाया जा रहा है। चलो कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मोदी गवर्नमेंट के 4 मेन कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले एस जयशंकर, जो जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। दूसरे हैं अश्विनी वैष्णव, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, IT और रेलवे मिनिस्टर है। और तीसरे हैं हरदीप सिंह पुरी, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है। अब ये तीनों नेता नहीं बल्कि फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स हैं, और निर्मला ताई भी इलेक्शन नहीं लड़ती है। ये तो हो गई कैबिनेट की बात। अब आते हैं गवर्नर्स पर। अभी के मिजोरम, अरुणाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गवर्नर्स सारे आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के LG नेवी से रिटायर्ड है। और मणिपुर, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी के गवर्नर फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स है। यानी इस एरिया से पॉलिटिशियंस काफी कम किए जा रहे हैं, और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी ऑफिसर्स को अच्छी ड्यूटी करने के लिए रिवॉर्ड किया जा रहा है गवर्नर की पोस्ट के साथ। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? जिम जाना हराम है क्या? अगर वहां पर आपके साथ हराम काम हो रहा है, गाने या बेपर्दगी हो रही है, तो वहां जाने की इजाजत नहीं है। इसलिए ऐसे जिम जाएं जहां पर गाने या बेपर्दगी न होती हो। वल्लाहु आलम। आज राहुल गांधी को शुभकामनाएं देने का समय फिर से आ गया है, क्योंकि जैसा वो चाहते थे वैसा उनके साथ फिर हुआ। वो ट्रेंड कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके नाम के लिए जय जयकार लग रही है पाकिस्तान में, तालियां बज रही हैं उनके लिए पाकिस्तान में। मुझे लगता है यही कांग्रेस का एंड गोल हो चुका है नाविका जी। सच्चाई ये है, यही कांग्रेस का एंड गोल हो चुका है। जो ख्वाजा आसिफ ये कहता था कि उसको पता चला है ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ सोशल मीडिया से, आज कह पा रहा है उसको पता चला राहुल गांधी से। देखिए, जब दुश्मन आपकी बातों पर ताली बजाने लगे तो आप देश के खिलाफ खड़े हैं, आप गद्दार हैं। इस बात को राहुल गांधी भूल नहीं सकते। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो पवन खेरा, जयराम रमेश हो, जो टर्की पे एक बयान देने के नाम पर एक दूसरे को माइक खिसका रहे थे, या सुप्रिया श्रीनेथ हो, द न्यूएस्ट स्टार इन द कांग्रेस कैंपेन, जिसकी वापस से खबर पाकिस्तान में चली है। ये सारे लोग वही हैं जिनके नाम पर दुश्मन ताली बजाता है। ये गद्दार लोग हैं।